दोस्तों आज के हमारे मेहमान हैं पंजाब के मशहूर आर्टिस्ट रमन डग्गा जी। इन्होंने काफ़ी सारे मूवीज़, वेब सीरीज, सीरियल्स काफ़ी जगह काम किया है, जैसे कि गांधी 3 में बिजनेसमैन महावीर, उडारिया में रूपी संधू तेजो के फादर, बादल पे पाँव में मेन लीड के फादर सतीश अरोड़ा जी, दालचीनी में परम ढिल्लो मेन लीड लड़के के फादर, लवली लोला में गौहर खान के फादर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये पॉडकास्ट रमन डग्गा जी के साथ। वेलकम जी। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया। कैसा लगा मुंबई आकर? मुंबई आकर बड़ा मजा आ रहा है। और आप आए और देखो कितना अच्छा मौसम लेके आए हो आप। बिल्कुल, मैंने सुना था कि मुंबई की बारिश, मुंबई का मौसम, आज देख भी रहा देख भी लिया। तो डग्गा साहब ये बताइए कि आपकी एक्टिंग की शुरुआत कब हुई, मतलब कब आपका इंटरेस्ट हुआ कि यार मुझे एक्टर बनना है? एक्टर बनना है। एक्चुअली क्या था कि जब हम छोटे हुआ करते थे ना, तो बचपन में फिल्में देखना ये सारा, तो अंदर कहीं ना कहीं होता था कि यार हम भी इनकी तरह ना बड़े पर्दे पे नजर आए। जी जी। और तब क्या था कि सिनेमास होते थे, ठीक है, और दूरदर्शन होता था बस। तो वहीं से शौक पैदा हुआ। किस्सा सुनाता हूँ आपको एक, कि मैं पिक्चर आई थी मर्द, अमिताभ बच्चन साहब, जी तो घर वाले लेके गए, मर्द देखी। आके मैं क्या करता था कि बूट होते हैं ना, हाँ जी। और जुराबें होती हैं, जुराबें इतनी लंबी लंबी चढ़ा लेनी कि उसमें लॉन्ग शूज पहने होते थे उन्होंने, है ना, और झाड़ू के तीले लेके, है ना, उसको हमने तलवार बना लेनी, और ओह। सारा दिन गलियों में घूमना। मर्द मर्द को कभी दर्द नहीं होता। तो ऐसे बड़े किस्से हैं लाइफ में। मतलब जो भी पिक्चर देखते थे ना, तो फिर उसको आके हम लोग बच्चे बच्चे जितने भी होते थे हम लोग, तो उसको प्ले करते रहते थे। तो ऐसे ही शौक पैदा हो गया। जी फिर स्कूल में गए, स्कूल में जाके स्किट्स होती थी, है ना, वो स्किट्स करनी स्टार्ट करी। फिर धीरे धीरे जब कॉलेज गए, तो कॉलेज जाके यूथ फेस्टिवल्स में ड्रामास करने स्टार्ट करे, ओके। ना प्ले किए। फिर मैंने थिएटर ज्वाइन किया 96 में। तो थिएटर के साथ 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 फिर ऐसा लगा कि नहीं यार, ये ना चीज़ प्रोफेशनल होनी चाहिए। वो जी शौक था, जी। थिएटर शौक था। करते रहे। फिर उतार चढ़ाव ज़िंदगी में, जॉब भी करी, एक्टिंग छोड़ी भी, डायरेक्शन में गए। तो आप जॉब भी करी आपने? हाँ, तो जॉब भी किस करी किस मैंने। कहाँ पे जॉब करते थे आप? मैं लुधियाना, मेरा जो शहर है, उसमें मेरी स्टार्टिंग जॉब जो थी वो मात्र 1500 रुपये की जॉब थी उस समय। ओके। ये 96 की बात है। तो इवनिंग कॉलेज करता था मैं, और सुबह मैं पार्ट टाइम जॉब करता था। अच्छा। एक कंपनी थी, उसमें मैं बड़ा कुछ किया। मतलब उसमें झाड़ू भी लगाया मैंने, लोगों को पानी भी पिलाया है। तो 1500 मिलते थे, तो मेरी जो स्टडी का खर्चा है वो निकलता था उससे। ओके। तो शौक था कि शाम को थिएटर करना, कॉलेज करना, कॉलेज, और शाम को रात को थिएटर करना। बस ये चीज़ें, यहाँ से जो सफ़र स्टार्ट तो हुआ। घर वाले कभी अगेंस्ट नहीं हुए कि यार एक्टिंग नहीं करनी? ज्यादातर घर वाले ऐसे ही होते हैं कि यार एक्टिंग नहीं करनी, जो मर्जी कर। बिल्कुल सही है। ये सभी लोगों के घर वालों का यही होता है कि ये कोई काम है। हैं? मेरे फादर साहब कहा करते थे, एक कंजरा वाले काम ना करे। वो ऐसे ही कहते हैं कि एक कंजरा वाले काम ने, हैं? ये बड़े लोगों ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। मतलब ਆਪਾਂ ਮਿਡੋਕਰ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਰਹੇ हैं। मतलब ਸਾਡੇ ਲਈ बड़ी मुश्किल ਸੀਗੀ, क्योंकि क्या था कि उस समय इतने चांसेस नहीं होते थे। हाँ। अब तो प्लेटफॉर्म्स बढ़ गए हैं, अब तो बड़ी चीज़ें हैं, सब चीज़ें हैं ना। तो रोकते थे कि कोई जॉब कर ले भाई, कोई ढंग की जॉब कर, कल को कुछ बनना है। तो दिमाग में फितूर था, नहीं नहीं, 9 तो 6 जॉब दी। तो ऐसे सफ़र स्टार्ट हुआ। करते करते फिर एनएसडी का पता चला कि एनएसडी, कुछ हमारे मित्र थे, वो भी ट्राई कर रहे थे एनएसडी के लिए। तो फिर मैंने भी सोचा कि यार मैं एनएसडी करूँगा। जी। उस समय क्या होता था कि एक ये जरिया था कि, कौन से ईयर की बात है? ये मैंने सोचा था 99 में। ओके। 99 में किसी कारण मैं एनएसडी के लिए फॉर्म नहीं भर पाया, कुछ प्रॉब्लम्स थी। फिर 2000 में मैंने फॉर्म भरा। 2000 में मैं डायरेक्ट
उसके एनएसडी के 3 चरण होते थे। फर्स्ट आपका इंटरव्यू, फॉर्म सिलेक्शन होता था, फिर इंटरव्यू, फिर इंटरव्यू के बाद एक वर्कशॉप होती थी, वर्कशॉप के बाद आपकी सिलेक्शन होती थी। ओके। तो मैं डायरेक्ट वर्कशॉप में पहुंच गया था 2000 में, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुई। फिर 2001 में दोबारा फिर वही जज्बा, वही सब चीज़ें कि एनएसडी करना है, एनएसडी करना है। फिर 2001 में दोबारा गया डायरेक्ट वर्कशॉप, फिर भी एडमिशन नहीं हुआ। फिर 2002 में जाकर के एडमिशन हुआ, लेकिन फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई कि मैं नहीं कर पाया, एनएसडी Okay. कंप्लीट नहीं कर पाया। लेकिन वो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आपने क्लियर किया एनएसडी, बहुत बड़ी अचीवमेंट। वो सफ़र है लाइफ का, देखो उतार चढ़ाव आते हैं, हर किसी की लाइफ में आते हैं, लेकिन जब आप सोच लेते हो ना कि आपने इस मुकाम पे पहुंचना है, आपने यही करना है, तो मैं कहता हूँ कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं, जी जी जी, सब कुछ मुमकिन है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आज आपके सामने है। अभी भी इतना खास कुछ किया नहीं है, मैं तो यही मानता नहीं हूँ नहीं सर, कि आपने बहुत लेकिन अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं, हम देखते हैं। और आपकी एक्टिंग ना इतनी नेचुरल है और हर बार कुछ अलग तरीके से करते हो। आपने रिच प्रोजेक्ट भी किए हैं, आप रिच लुक में भी हो, आपने एक मिडिल क्लास के भी बने हो, तो बड़ा झलकता है वो कैरेक्टर में। वो ऐसा है कि देखो गरीबी तो हमारे अंदर है। कहते हैं गरीब इंसान। इंसान। तो मेरे साथ तो ऐसे किस्से होते हैं कि अभी जैसे मैं उडारियाँ कर रहा था, उडारियाँ में मेरे क्रिएटिव डायरेक्टर मुझे तकरीबन बोलते थे, अगर कभी देखें वो, तो अंकुर जी हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर, तो वो हमेशा यही मजाक करते थे, कहते तुझे ना 50,500 की कॉस्ट्यूम भी पहना दो ना, तू 500 वाले लगता है। तो मैं कहता था भाई मैं गरीब इंसान हूँ, अच्छा। तो मैं गरीब ही रहना चाहता हूँ। तो ऐसे मजाक उडारिया से करते। आपको मेन हाइप तो उडारिया से मिली है, हाँ। तो वो सफर कैसा था कि उडारिया का ऑडिशन आपके पास आया या कैसे ये सिलेक्शन हुई? उडारियाँ एक्चुअली क्या था कि तब मैं एक शो कर रहा था पंजाब में, जी पंजाबी का एक शो था खसमा नुखानी, अच्छा। और खसमा नुखानी चल रहा था, और जिस दिन उडारियाँ की मुझे कॉल आई, मुझे था यार नहीं, अब सीरियल नहीं करना, अब कुछ अच्छा फिल्में करेंगे, वेब सीरीज़ करेंगे। लेकिन वो कहते एक कह लो कि एक जर्नी ऐसी होती है कि आपको ना परमात्मा खुद वहाँ लेके चला जाता है। वो आपकी पिछली मेहनत थी जो आपको यहाँ तक लेकर तो आई। हुआ क्या कि मुझे कॉल आया कि ऐसे ऐसे एक कैरेक्टर है, आपका ऑडिशन चाहिए। तो मैं उस दिन शूट पे था, मैं एक सॉन्ग शूट कर रहा था, पंजाबी म्यूज़िक वीडियो था, तो मैं शूट कर रहा था, तो मुझे कॉल आया, बारिश में शूट चल रहा था, तो मैं भीगा हुआ था, फरवरी का दिन था, तो नकली बारिश, डुप्लीकेट बारिश चल रही थी, तो मैं भीगा हुआ था, तो बार बार कॉल्स आ रही थी, तो मैं जी। काट रहा था, फिर मैं कि चलो उठा के देखूं क्या है। तो क्रिएटिव डायरेक्टर थी लड़की, उसका कॉल आया, कहती सर वो ऐसे ऐसे इतना शो शुरू हुआ है, उसमें एक कैरेक्टर है। मैं कहा नहीं मैंने नहीं करना। कहती सर सुन तो लो कि ऐसे ऐसे। तो मैं कहा यार मैंने शो करना नहीं है, मतलब कहते नहीं सर कलर्स का शो है, ऐसा है, बड़ा शो है, कैरेक्टर बहुत बड़ा है, आप एक बार सिर्फ ऐसा करो। मैंने 2-3 लाइंस भेजी हैं आपको, मैंने उसे बोला भी, मैं कहा मैं इस समय भीगा हुआ हूँ। कहती सर जैसे हो ऐसे बना के भेज दो, कोई दिक्कत नहीं, ओके। ये अर्जेंट है। जी। तो मैंने ऐसे ही लड़के को बोला, मैं यार कैमरा पकड़ना ना, बड़ी बड़ी देर से फ़ोन आ रहे हैं, यार बात है रात के 9 बजे की, ओके। तो आउटडोर शूट चल रहा था। तो मैंने वहीं खड़े होकर के 2-3 लाइनें जो उन्होंने भेजी मैंने बना करके भेज दी। तो मुझे कॉल आती है कि सर अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आज रात को शूट कर पाएंगे आप? अच्छा। मैं क्या हाँ कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप सिलेक्शन तो करवाओ। तो मैंने सोचा ऐसे ही, मतलब ऐसे कैसे हाँ, तब चलाएंगे। कोई पंजाब में हाँ, प्रोजेक्ट नहीं था ना, हाँ, कलर्स या तो जी पंजाबी या पंजाबी मूवीज थी। तो मैं क्या ये कैसे हो सकता है ना, चैनल है, चैनल तक जाएगा, आज ये होगा, और रात को कौन कहेगा कि हाँ तेरी वेट हो रही है, तू आजा, तू बहुत बड़ा स्टार है ना? तो चलो हुआ क्या, परमात्मा की मर्जी। आधे घंटे बाद कॉल आता है कि आप लॉक्ड हो गए हो, ऐसे ऐसे, अभी ईपी का फ़ोन आएगा आपको, तो आप बात कर लेना, मेजरमेंट भेज दो अपना। अच्छा। मैं कहा मेजरमेंट मतलब इतनी जल्दी? कहते सर बोला ना रात को शूट है, मैं भी तो मेजरमेंट तो एक आर्टिस्ट के पास हमेशा पड़ा रहता हाँ है, तो जी, हाँ मैंने जी। वो सेंड कर दिया। तो देन ईपी की कॉल आई कि ऐसे ऐसे बजट्स को लेके वो चीज़ें, तो उसी रात को फिर मैंने शूट किया उड़ा के।
अच्छा, वो पहला एपिसोड उसी दिन शूट हो गया? पहला मतलब वो एक चल रहा था उनका सीक्वेंस, आउटडोर शूट चल रहा था। तो ओके। लोकेशन ले रखी थी उन लोगों ने, तो वहाँ पे शूट चल रहा था डे नाइट, फिर वहाँ पे किया। तो आपको ऐसे उडारियाँ की कैसा लगा शुरुआत। ये मतलब पूरा प्रोजेक्ट करने के बाद उडारी? उडारियाँ ने और कितना चेंजेस आए आपकी लाइफ में ये प्रोजेक्ट करने के? लाइफ ऐसे थे कि पहले जो लोग पंजाब के लोग जानते थे थोड़ा बहुत, ठीक है, फिर ये हुआ कि नेशनल लेवल पे दुनिया जानना शुरू हो गई। जी इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बढ़ने स्टार्ट हो गए, जी। है ना, बड़े बड़े मैसेज आने स्टार्ट हो गए कि आपका काम, फिर दिल को बड़ा सुकून मिला कि हाँ, फिर लगा कि हाँ अब हम कुछ कर रहे हैं। तो शुरुआत हुई है जी मतलब, क्योंकि क्या था कि मैं 10 साल मैं डायरेक्शन में रहा, मैं 2019 में वापस एक्टिंग में आया। ओके, आपने डायरेक्शन भी की? हाँ, 2011-12 से लेके मतलब डायरेक्शन में चला गया मैं। तो आप पंजाबी मूवीज करते थे मैंने डायरेक्ट? पंजाबी मूवीज़ करी हैं, ओके। जिसमें ए जन्म तुम्हारे लेखे पवन मल्होत्रा जी की, निधि सिंह कुलराज रंधावा की, और एक मूवी और एज ए डायरेक्टर मैंने करी थी, लेकिन वो रिलीज़ नहीं हो पाई। वो शहरीमान पंजाबी सिंगर है, उनको लेके बड़ी कास्टिंग हुई, बारात बंदी थी उसका नाम। तो ऐसे फिर चलता रहा। फिर जब लगा कि यार डायरेक्शन में अब ऐसा है कि पैसा चाहिए, हम्म। पैसा था नहीं, फिल्म रिलीज़ नहीं हो पा रही थी, तो फिर दोबारा सोचा, सबने बोला कि एक्टिंग में एक्टिंग में दोबारा क्यों दोबारा नहीं स्टार्ट करते हैं, मुझे कौन देगा यार काम। गैप आ गया था ना गैप वो आ इतना। गया। तो फिर अब ये मैं बात बताना चाहूँगा जो नए लड़के हैं, लड़के लड़कियाँ हैं, जहाँ नए एक्टर्स हैं, जो कि आप हिम्मत रखो तो सब चीज़ें होती हैं। फिर मैंने पंजाब में वॉकिंग ऑडिशंस होते थे, ओके। मैं वॉकिंग ऑडिशन में जाता था ऑडिशन देने के लिए, और कई एक्टर नए जो लड़के लड़कियां सब जी। थ्रू फेसबुक, इंस्टा वहाँ नहीं, पे इंस्टा तो मतलब तब हाँ, तब इंस्टा स्टार्टअप नहीं हुआ था, तो थ्रू फेसबुक जानते थे, तो उनको लगता था मैं आया हूँ यहाँ पे ऑडिशन लेने के लिए, था। अच्छा। जबकि मैं देने के लिए गया था। तो मैं ओके बोलता था ओके। भाई मैं भी ऑडिशन देने आया हूँ, अरे सर आपको क्या ज़रूरत है, मैं क्या, नहीं भाई ज़रूरत है, काम करना है। तो ऐसे फिर दोबारा एज एन एक्टर फिर स्टार्टअप हुआ, प्रोजेक्ट्स मिलने स्टार्ट हुए, म्यूज़िक वीडियो मिलने स्टार्ट हुए, धीरे धीरे करते करते फिर अब उडारियाँ, उडारियाँ के बाद दंगल पे दालचीनी, जी। सब टीवी पे, बादल पे पाँव हैं, हाँ, और पंजाबी फिल्में जितनी भी मतलब। नहीं सर, बहुत अच्छा काम था। मैंने आपके सारे सीरियल्स को देखा है कि आपका Thank you. बहुत अच्छा काम है और बहुत नेचुरल आपकी एक्टिंग है, बहुत Thank अच्छा you. लगता है और दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगता है आपका काम। कहते हैं कि शुरुआत करो, क्योंकि हर कोई जीरो से शुरुआत करता है ना, शुरुआत करो, आप 10-100 तक कब पहुंच जाओगे वो पता नहीं चलेगा, लेकिन शुरुआत करना पड़ेगा। जी जी। अगर आप शुरुआत नहीं करोगे, मैं कई बार मेरी बात होती है कई बार, तो लड़के बोलते हैं कि सर अभी मैं ना बॉडी बना रहा हूँ, जी अभी मैं अपनी बॉडी पे काम कर रहा हूँ, जब जी मेरी बॉडी बन जाएगी ना फिर मैं एक्टिंग स्टार्ट करूँगा। भले लोगों बॉडी की कोई ज़रूरत नहीं है एक्टिंग के लिए, जी जी ठीक जी है ना, जी और मैं तो ये मानता हूँ कि हर बंदा एक्टर है। जी। हम सुबह से लेकर शाम तक एक्टिंग ही करते हैं, हम्म। अभी भी ये एक्टिंग है तो मतलब कि एक्टिंग हर इंसान के अंदर है, सिर्फ उसको तराशना होता है। आजकल ना लोगों ने हवा बना रखा है कि एक्टिंग सीखो, एक्टिंग सीखो, एक्टिंग सीखो। एक्टिंग सीखने वाली चीज़ ही नहीं है, जी एक्टिंग को आपके अंदर है, जी बस उसको बाहर निकालना है, महसूस करना है, ठीक है ना। सुबह से लेकर शाम तक हम लोग एक्टिंग ही करते हैं, जैसे हम झूठ बोलते हैं, सच बोलते हैं, जी जी। हम रोते हैं, हम हंसते हैं, हम गमगीन होते हैं, तो वो एक्टिंग ही तो वही। है ना। हम लोगों से डील करते हैं, तो वो एक्टिंग है। कैरेक्टर्स हमारे आसपास हैं, ठीक है ना। तो आप किसी को भी पकड़ लो, आप बाजार जाओ, देखो सब्जी वाला भी एक बहुत बड़ा एक्टर है, जी। वो अपनी सब्जी बेचने के लिए क्या क्या नहीं करता, कैसे कैसे वो मतलब पंजाबी कहते कैसे हैं बेच। होके डालता है ना, हाँ जी। बेचता कैसे है। आप नाई की दुकान पर चले जाओ, नाई एक बहुत बड़ा एक्टर हाँ जी। है ना। अब किसी भी दुकान, किसी गली में कहीं से निकलोगे तो आपको एक्टर मिल और जाएगा, सब यही एक्टर है। कैरेक्टर्स हैं, कल को हमें ये जब प्ले करना तो हम इन्हीं बिल्कुल। लोगों को ऑब्जर्व करके अपनी एक्टिंग को पॉलिश करते हैं। देखो सिंपल सी बात है, एक्टिंग सिर्फ आपकी इमेजिनेशन
ऑब्जर्वेशन, जी ठीक है ना, आप उनको इम्प्लीमेंट करते हो उसको, ठीक है। आप कैरेक्टर को पकड़ते हो, कैरेक्टर वही होता है। एक बार मेरी कहीं बात हो रही थी कि किसी ने कहा कि यार एक्टिंग जो है मतलब वो, मतलब मैं मानता हूँ कि वो एक अंदर से आता है। मैं क्या, बिल्कुल अंदर से आता है। ये तो उसके लिए इमेजिनेशन की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या भाई, इमेजिनेशन की ज़रूरत होती है। मैं क्या मान लो, तो कहता नहीं सर, कहता अब अमीर नहीं हूँ मैं, अच्छा और मुझे कहा जाता है कि अमीर बन, अमीर का एक कैरेक्टर करना। वो कहता सर मैं हूँ ही नहीं, तो मेरे अंदर से कैसे आएगा। मैंने बोला ठीक है, तुम अमीर नहीं हो, गरीब हो, लेकिन अमीर देखे तो होंगे ना सड़कों पे चलते, या किसी मॉल में, या कहीं भी जगह। आमिर जो भी होता है वो कैसे उतरता है गाड़ी से, कैसी गाड़ी, उनका बिहेवियर क्या होता है, वही बॉडी चीज़ें लैंग्वेज। ऑब्जर्वेशन है, वही इमेजिनेशन है। आप कुछ समय के लिए उसको ऑब्जर्व करके, उसको इमेजिनेट करके, उसको अपने आप में डाल दो, तो आप जी अमीर बन गए, जी ठीक है ना। तो अब ये तो जरूरी नहीं है ना कि अगर रेप का सीन है तो आपको रुजली रेप करना जी है। तो वो इमेजिनेशन है, ठीक है ना। तो वो हमारे आसपास कैरेक्टर्स हैं, आसपास सब चीजें, डिपेंड करता है कि आप कितना डेडिकेटली समय देते हो उसको समझने के लिए, तो बस। तो डग्गा जी एक चीज बताइए कि पंजाब में और मुंबई में काम करके आपको क्या डिफरेंस लगा वहां और यहाँ पर। पंजाब और मुंबई की अगर मैं बात करूं तो मुंबई में प्रोफेशनल जो चीज़ें हैं सब, जो कि पंजाब में नहीं है। जी पंजाब में आज भी यारी दोस्ती, जान पहचान, है ना, या लॉबी बोल रहे हो, जी जी कि उसी हिसाब से काम चलता है। कि अच्छा ये फलाना कैरेक्टर है, वो ये तो यार उनको बोल दो, वो कर जी लेंगे। यारी दोस्ती। यारी दोस्ती, यारी दोस्ती इन द सेंस कि वहाँ ये नहीं है कि अगर ये कैरेक्टर आप ले रहे हो, जैसे कि यहाँ पे हम मुंबई में देखते हैं कि उसी लुक का वही कैरेक्टर चाहे कोई भी हो उसको काम मिलेगा, जो ऑडिशन के मुताबिक क्लियर करेगा, ठीक है। जान पहचान यहाँ भी होगी, लेकिन यहाँ एक अलग तरीके की लॉबी है। वहाँ पे क्या है कि मान लो प्रोडक्शन हाउस है, और उसके जो अपने एक्टर्स हैं जिनके साथ वो पहले 10-10 फिल्में कर चुके हैं, तो उन्हीं उन्हीं को उन्हीं को वो चाहे रिपीट करते कैरेक्टर रहे। कोई भी हो, जी जी। वो उन्हीं को लेंगे, और उन्हीं सर को रिपीट करेंगे। पेमेंट को लेकर। पेमेंट को लेके तो वो डिफरेंस तो है ही है। पंजाब में पेमेंट कम है, यहाँ ज़्यादा है, ठीक है। जी यहाँ आपकी काबिलियत के मुताबिक, आपके प्रोफाइल के मुताबिक पेमेंट है। जी वहाँ पे क्या है कि आपकी प्रोफाइल क्या है, काबिलियत क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं। हम उनका ये बजट है तो यही मिलेगा। और सर आर्टिस्ट की ट्रीटमेंट और आर्टिस्ट को कितने इम्पोर्टेंस देते हैं वहाँ पर। आर्टिस्ट को एक्चुअली वहाँ पे क्या है कि वो लोग सोचते हैं हम ही सब कुछ हैं, अच्छा हम हैं तो आर्टिस्ट है। ओके। कि अगर हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसकी वैल्यू है। एक्टर क्या है, एक्टर तुम नहीं करोगे, किसी और को ले लेंगे, अच्छा ठीक है ना। आज भी है, यहाँ से बॉलीवुड से भी जो प्रोजेक्ट्स वहाँ जाते हैं, नेचुरली उनके बजट कम होते हैं। जी बॉलीवुड के, यही के मुंबई के प्रोजेक्ट्स जी जितने जी मुंबई में हो रहे हैं, सॉरी पंजाब में हो रहे हैं, जो मुंबई से जाके टीम वहाँ पे शूट करती है, तो वहाँ के जो एक्टर्स हैं उनको बजट कम मिलता है, क्योंकि पता है कि ये वहाँ पे ऑलरेडी कम बजट पे काम कर रहे हैं। इसीलिए फिर एक्टर को मजबूरी में मुंबई आना पड़ता हाँ, मजबूरी कह लो, या ये कह लो कि वहाँ पे काम इतना है है। जी और यहाँ पे काम इतना है, जी ठीक है ना। तो एक जो नया एक्टर है उसके लिए मुंबई में काम, सॉरी, पंजाब में काम करना मुश्किल है थोड़ा। जी ये तो एक जान पहचान बढ़ेगी, फिर ये होगा, आना पहले छोटे छोटे करेक्टर्स मिलेंगे, ठीक जी है। लेकिन यहाँ क्या है कि समुंदर जी है ना। यहाँ पे आपकी काबिलियत, आपका हुनर जो है, आपको उसके मुताबिक काम करना। हो सकता आते ही आपको कहीं लीड पे कुछ मिल जाए, होता है, कई हमने देखे हैं, हाँ मतलब जी हाँ जी चमत्कार यहाँ पे होते हुए। तो फर्क तो है। जी पंजाब के लोग मतलब एक्टर को समझते हैं, हाँ ठीक है 36 एक्टर और हैं, हाँ जी ना। और वहाँ पे क्या है ना, पंजाब में मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि
ज़्यादातर जो एक्टर्स हैं वो लोग एक शौकिया एक्टर है हाँ ना। वो क्या है कि पार्ट टाइम एक्टर है जी। कि अपनी जॉब है उनकी सरकारी किसी की, ठीक है। मैं अपनी अगर एज की बात करूँ, जॉब है, बिजनेस है ना, अपनी शॉप्स हैं, तो उनको होता है चल यार हम भी टीवी पे नज़र आ जाए, तो इसलिए कर है ना, लेते हम हैं। भी सिनेमा पे नज़र आ जाए। तो फिर क्या होता है कि फिर एक जो अच्छा आर्टिस्ट है, जी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरे आर्टिस्ट हैं, हम्म। मतलब एक अच्छा आर्टिस्ट है, जिन लोग जो एक्टर्स जो आर्टिस्ट हैं जिन्होंने मतलब इतनी मेहनत की, अपनी ज़िंदगी लगा दी, ठीक है ना, कोर्स करे, मतलब डिप्लोमास करे, या एक्टिंग में थिएटर थिएटर किया, किया। या सब चीज़ें, तो वो कहीं ना कहीं उनकी वैल्यू कम हो जाती हम्म। है कि एक एक्टर आपको सस्ते में मिल रहा है, जी जी ठीक है, जो पार्ट टाइम कर रहा है, जी। क्योंकि उसको पैसा नहीं चाहिए, उसको तो सिर्फ ये है कि एक प्रोजेक्ट मिला और हमने करना है, हम नजर आएंगे टीवी उसका में। इनकम सोर्स उसका हाँ, कोई कोई बिजनेस या और, जॉब है। लेकिन एक एक्टर उसका इनकम सोर्स ही है, जी। उसकी रोजी रोटी यही है, ठीक है, तो वो फंस जाता है बेचारा। तो आप कुछ कहना चाहेंगे इस पॉडकास्ट के मामले उससे कि जो नया यूथ है जो चाहता है एक्टिंग करना, तो ये उनको देखना चाहिए कि कास्टिंग के प्रोसीजर से ही वो कास्ट करे, एक जितना एक एक्टर को सरवाइव कर सके इतना बजट हो उसका काम करने का। ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, पहले तो ये बात है कि एज एन एक्टर सरवाइव करना आसान नहीं है, जी उतार चढ़ाव बहुत है, ठीक है ना, एक नए एक्टर के जी लिए, पुराने एक्टर के लिए। जी। अब देख लो क्या होता है कि हम लोग अपने बजट से बता देते हैं, कंपटीशन है हर जगह है आज की डेट में। हाँ जी। अब नए एक्टर जब आते हैं तो वो कम बजट में भी हाँ कर कर देते लेते। हैं, ठीक है ना, वो उनका सर्वाइवल है। अब जो बड़े एक्टर हैं उनका अपना सर्वाइवल है, जी कि इतने से नीचे नहीं करेंगे, तो कंपटीशन खड़ा होता है, ठीक है। और आजकल क्या है कि जो वेब सीरीज, जो वेब शोज बन रहे हैं, उनमें नया टैलेंट जो है वो ज़्यादा आ रहा है और कम बजट पे आ रहा है, हाँ। ठीक है ना। तो उससे क्या होता है कि प्रोजेक्ट की एक वैल्यू जो है वो कम बजट में सिमट जाती है। समझ। अब तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी बजट्स भी बहुत कम हो गए हैं हर चीज़ के। जी लॉकडाउन मुंबई में के भी बाद से हाँ मैंने बहुत अब ऐसा हो गया है कि मिलकर ही प्रोजेक्ट करने लगे, और मैंने तो कहीं ऐसे भी देखा जो लीड कर रहा है उसने खुद पैसे लगाए होते हैं प्रोजेक्ट हाँ पे। बिल्कुल, वो तो सदा चलता आ रहा है, जी। वो तो बहुत समय से ऐसे चलता आ रहा है कि अगर किसी में लीड आ रहा है तो हाँ, देखो दो ही तरीके हैं, या तो आपके पास बहुत पैसा है, ठीक है, टैलेंट अलग चीज़ हो गई, हाँ जी। या आपके पास बहुत टैलेंट है, लेकिन टैलेंट के साथ साथ फिर भी पैसा चाहिए, हाँ ये तो। दोनों चीज़ें चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपके पास बहुत पैसा, अच्छा टैलेंट है, तो आप अपनी पिक्चर बनाओगे या अपना कोई वेब शो बनाओगे, वेब सीरीज बनाओगे, ठीक है। अगर आपके पास अपना पैसा है, अगर आप वो नहीं बना सकते, अगर टैलेंट है, तो आप कुछ आगे बढ़ना चाह रहे हो, कुछ अच्छा करना चाह रहे हो, तो सर्वाइव तो आपको करना पड़ेगा, फिर भी पैसा ज़रूरी है, जी जी। ठीक है ना। लेकिन आजकल क्या है, सबसे बड़ी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी न्यू कॉमर्स एंटर हो रहे हैं इस फील्ड, यूट्यूब का ज़माना, जी सोशल मीडिया का ज़माना, तो आप, अगर आपको काम नहीं मिल रहा, जी तो आप अपना कुछ ज़रूर करो, जी जी टाइम को ख़राब मत करो, टाइम यूटिलाइज करो, जी। आप अपना कंटेंट बनाओ, ठीक है। मैं कई बार कई लोगों को सुनता हूँ ये बात करते हैं, और बिल्कुल सही बात है कि अगर आपके पास आज टाइम है ना, तो आप उसे गवाओ मत, ठीक है। आप एक्टिंग में स्ट्रगल कर रहे हो, करते रहो, वो साथ साथ चलता रहेगा, वो जब लक है आपका उसके बाद, ठीक है ना, आपका टैलेंट, आपका लक, सब चीज़ें मिक्सअप है सब, वो चांस आपको मिलेगा जब, ठीक है? सबसे बड़ा तो भगवान है, जी ठीक है। लेकिन आप अपने दम पे कुछ ना कुछ ऐसा बनाते रहो, ताकि कभी ना कभी आप अच्छे डायरेक्टर, अच्छे प्रोड्यूसर तक आपकी वो वीडियो चली जाए शायद, जी। उनको लगता कि नहीं यार ये चाहिए था, अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर के पास आपकी वीडियो चली जाए। लेकिन सर अब पहले और अब इतना फर्क नहीं आ गया। पहले किसी को कोई 100 में एक होता था जिसको एक्टर बनना होता था, और अब वो खुद पे काम करता था, थिएटर करता था, देन एक्टिंग को इतना डीपली समझने के बाद फिर काम करता था।
आजकल लोग मतलब सब ये सोचते हैं कि ये इनकम का सोर्स हो गया है और फेमस हो जाएंगे हम वीडियो बनाने के। तो मतलब आधा यूथ सिर्फ यही कर रहा है, वीडियो बना रहा है, और फिर वीडियो बनाते बनाते जब वो फेमस हो जाता है तो हमारा बॉलीवुड इन्फ्लुएंसर्स को उठा रहा है लेकिन जिसने एक्टिंग सीखी है, थिएटर किया है, इतना कुछ किया है, वो पीछे रह जाता है और वो नॉन एक्टर्स काम करने लग जाते हैं। बिल्कुल सही है। आज आप जो सोशल मीडिया पे लोग हैं उनके फॉलोअर्स देख लीजिए, और एक अच्छा एक्टर जो जी मेरा ख्याल है 20-20 साल से इंडस्ट्री में है, उसके जी। फॉलोअर्स देख लीजिए तो पता चल जाएगा। इसका बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि उनके फॉलोअर्स होंगे हज़ारों में, जी ठीक है। जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके मेरा ख्याल है कि लाखों में होंगे, जी। ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया का ज़माना है आज की डेट में, क्योंकि आजकल लोगों को आर्ट नहीं चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए। आप उजूल फजूल हरकत कर दो, कुछ भी जी। वीडियो डाल दो, हाँ, उस पे वही व्यूज आएंगे। फेमस होने के लिए मतलब कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी बड़े 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 लड़के हैं जो लड़कियां बन बन के वीडियो बना रहे हैं, ठीक जी है। बड़े मतलब कई लड़कियां हैं जो क्या ही बताएं, मतलब वो वीडियो देख के भी कई बार शर्म आती है, देखते हुए शर्म आती है कि यार क्या बना रहे हो वही मतलब आप पहले कितने सारे प्रोफेशंस होते थे कि कोई कुछ बन रहा है, कुछ बन रहा है। अब हर कोई चाह रहा है कि मैं वीडियो बनाऊं, यहीं से इनकम कमाऊं, इन्फ्लुएंसर बन जाऊं, ये बन लेकिन जाऊं। उनका टीचा एक्टर बनना नहीं है, उनका सिर्फ टीचा है पैसा कमाना। एक्टर बट लिख देते हैं ना, वो 4 वीडियो बनाने के बाद लिख देते हैं अपनी प्रोफाइल पे एक्टर। हाँ, तो जो वो इसलिए लिख इंसान ने देते हैं। 10-10 साल लगाए हैं डीपली समझने में, उसको बिल्कुल। कैसा लगेगा वो इसलिए कि जैसे मैं अभी बता रहा था आपको कि हर इंसान एक्टर है। अब वो भी एक एक्टिंग है, उनको लगता है कि हम भी एक्टर हैं। जी वो ठीक है, अच्छी बात है अगर आप एज एन एक्टर लिख भी रहे हो और एज एन एक्टर काम भी कर रहे हो। अब कई लोग हैं जिन्होंने अपना नाम बनाया भी है, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं वो जी लोग। जी। लीड पे कई ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आज हाँ की जी। डेट में अच्छा नाम बना रहे हैं। लेकिन उसमें क्या है कि प्रोडक्शन हाउस को भी यही रहता है ना कि इसकी ऑलरेडी ऑडियंस है, वो लोग ऑडियंस बनाकर आए हैं, प्रमोशन हो जाती है प्रमोशन आप अपने हो, प्रोजेक्ट। क्योंकि आजकल प्रमोशन क्या है कि प्रमोशन ज़्यादातर जो है वो सोशल मीडिया पे है। जी अब मान लो एक इन्फ्लुएंसर के 5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, जी ठीक है, और एक अच्छा एक्टर है, उसका 5,000 सब्सक्राइबर है, फॉलोअर्स है या सब्सक्राइबर, कुछ भी आप जी। करें। तो अगर एक पोस्ट डलेगी तो 5,000 लोगों तक जाएगी, जाएगी। 5,000 में से भी 2,000 लोगों तक जाएगी। अगर 5 मिलियन वाला वही एक पोस्ट डालेगा तो वो कम से कम 3 मिलियन तक तो जाएगी, तो रीच बढ़ गई। हाँ जी एक्टर कैसा भी हो उससे कोई नहीं, क्योंकि उसकी ऑडियंस को पता ही है क्या है। हाँ जी। तो फर्क क्या आ गया प्रमोशन का, ठीक है ना, इसलिए उनको ज़्यादा काम मिल रहा है आज की डेट में। और मैं कहता हूँ ठीक है, तो हम एक्टर लोग जो हैं हम भी कुछ अपना बनाएं। जी मैं तो हर न्यू कमर को यही बोलता हूँ जो भी एज एन एक्टर भी थिएटर कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ सोशल मीडिया पे आप अपने आप को बना करके रखो। जी। उससे एक्टिंग भी पॉलिश होगी, Polish। जो आपने सीखा है वो आप अप्लाई भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मेन ये वीडियो बनाना ये सब ये एक एक्टर का काम था, लेकिन आजकल मुझे लगता है कि सभी ये चीज़ करने क्योंकि लगे। आजकल अब क्या है कि पर्दा नहीं रहा, जी कि एक होता था ना कि या शूटिंग कैसे होता है, तो यूट्यूब पे इतनी वीडियोस हैं जी कि जी। जिसपे आपको दिखाया जाता है शूटिंग कैसे ऐसे होता होता है, एडिटिंग कैसे होता है। है। जी क्योंकि जी आजकल मोबाइल में कैमराज आ गए, जी जी अच्छे कैमराज आ गए, एडिटिंग की कई ऐप्स आ गई, जी ठीक है, इवन के म्यूजिक बनाने की भी ऐप्स आ गई। जी जी। तो इतना वो आसान AI हो का गया, ज़माना है, सब AI कुछ का बन जमाना जाता आ है। गया। अब आगे आगे तो मतलब हर घर में डायरेक्टर, हाँ हर जी। घर में एक्टर, हर घर में राइटर है। जी जी। वो जमाना है। और आजकल क्या है ना, एंटरटेनमेंट छोटा हो गया है। हाँ आजकल लोग 3 घंटे की मूवी नहीं देखना चाहते, हाँ। वो 1 मिनट की रील देखना चाहते हैं। जी जी इसलिए तो मिनी सीरीज का रिवाज शुरू हो गया, 1 मिनट 1.5 मिनट, जी। क्योंकि 1 मिनट में एक एपिसोड खत्म। हाँ जी। 100 एपिसोड है, 100 मिनट में खत्म, ठीक है। तो
वो क्या है कि ये चीज है ना जो ये छोटे छोटे बच्चे 1 साल के वो भी लग गए अब लोगों को पता चला कि अंगूठा और उंगली परमात्मा ने क्यों दी है कि ये रील को ऐसे करने के लिए दी, ठीक है, ये ऐसे ऐसे करने के लिए, मतलब अब ये दोनों चीजों का इस्तेमाल इसीलिए होता है, इसीलिए एक हाथ से मोबाइल, दूसरे हाथ से अच्छा ये हो गया, ये आ गई, ये आ गया, हंस लिया। मतलब आप कहीं भी चले जाओ, आप किसी के घर में फंक्शन होता है, कुछ होता है, तो आप मतलब सब लोग फंक्शन एंजॉय नहीं कर रहे होते, अपने अपने मोबाइल पे लगे होते हैं। जी। अगर एक घर में 10 लोग रह रहे हैं तो 10 मोबाइल में नजर आएंगे। वो खत्म हो गया कि बैठकर बातचीत होती थी, किस्से सुनाए जाते थे, कहानियां सुनाई जाती थी। जी। हमें तो बचपन में हमारी दादी, नानी, नाना सब ने अच्छी अच्छी कहानियां सुनाई हैं, ठीक है, लेकिन आजकल वो ज़माना ही खत्म हो गया। आजकल तो आप किसी बच्चे को बोलो कि बेटा आज मैं कहानी सुनाती हूँ, मैं सुनाता हूँ, तो बोलेगा अरे मैं मोबाइल पे कुछ देख रहा हूँ, रील देख तो उनके रहे लिए हैं। वही कहानी है, ठीक है ना। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आप कंटेंट बनाओ, लेकिन अच्छा कंटेंट बनाओ, क्योंकि उसको बच्चे भी देखते हैं, घर की औरतें भी देखती हैं, जी जी। ठीक है ना, बुजुर्ग भी देखते हैं। तो कंटेंट ऐसा हो कि वो एंटरटेनमेंट हो, लेकिन साफ सुथरा हो, कुछ जी। उसमें भी आप ज्ञान दे दो तो अच्छी बात है। जी। कई है इन्फ्लुएंसर्स ऐसे जो हाँ ज्ञान जी। की बातें भी करते हैं, देखे हैं हमने, तो चल रहा है बस ऐसे। तो सर लैंग्वेज क्या कितनी ज़रूरी है? लैंग्वेज की, जो पंजाब के आर्टिस्ट होते हैं वो बहुत कम आते हैं यहाँ पे और डर जाते हैं, वो यहाँ पर कुछ टाइम रहकर चले जाते हैं, ऐसा क्यों? लैंग्वेज का जो बैरियर है, मैं तो बैरियर बोलता हूँ इसको, क्योंकि एक्टिंग आपके एक्सप्रेशन से है, जी। ठीक है। मैं मानता हूँ कि लैंग्वेज भी ज़रूरी है, कि हिंदी प्रॉपर आनी चाहिए, मुझे आज तक नहीं आती, मैं बड़ा क्लियरली बोलता हूँ, मैं प्रॉपर हिंदी नहीं बोल पाता, अभी भी कई फंबल मारे होंगे मैंने, सॉरी उसके लिए। तो ठीक है, लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, लेकिन अगर मैं प्रॉपर हिंदी की बात करूं तो हिंदी जो है वो प्रॉपर किसी को आती कहाँ है। जी, ये तो है। देखो, अगर मैं पंजाबी हूं तो पंजाबी का रहेगा रहेगा, हम्म। हिंदी वैसी होगी, हम्म। ठीक है। अगर कोई बिहारी है तो वो हिंदी बिहारी वाली होगी, जी जी। ठीक है। नवाजुद्दीन साहब हो गए, हाँ जी। या ऐसे कई और बड़े एक्टर हैं, आप उनकी हिंदी कभी सुनो। सबसे बड़ी चीज़ हमारे पंजाब के दारा सिंह थे। हाँ जी। दारा सिंह जी आज तक मतलब प्रॉपर हिंदी नहीं बोल पाए, लेकिन काम उन्होंने बहुत बड़ा किया। जी। रामायण में उन्होंने जो हिंदी बोली वो सब जानते हैं, ठीक है। तो बैरियर नहीं होना चाहिए, बैरियर इन द सेंस कि आप ये मत सोचो कि मुझे हिंदी नहीं आती तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको उसी हिसाब से कैरेक्टर्स मिलेंगे। और आज की डेट में क्या है कि तकरीबन बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो पंजाबी बैकग्राउंड बन रहे हैं, हाँ, ठीक है ना। तो पंजाबी एक्टर भी चाहिए, और उनको भी पता है, डायरेक्टर्स को, कास्टिंग को, सबको पता है कि हाँ भाई अगर हम पंजाब से एक एक्टर ले रहे हैं तो वो प्रॉपर हिंदी नहीं बोल पाए, जी जी। तो उनको चाहिए भी वही। जी। लेकिन बिल्कुल भी वो नहीं चाहिए कि जो थे एक आधा पंजाबी। वर्ड हिंदी का और बाकी सारी पंजाबी, वैसी भी नहीं मतलब। लेकिन हाँ, आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखो कि हिंदी, और ये ठीक हो सकती है रीडिंग हाँ, करके, हो सकती है ये आप अपने इन्वायरमेंट में, आप जो लोग बिल्कुल। हिंदी बोलते हैं अब उसी इन्वायरमेंट में रहकर। पंजाब में अगर मैं बात करूं, जहाँ मैं बिहार, यूपी की बात करूं, तो वहाँ पे जो हम आम लैंग्वेज में बात करते हैं वो हमारी अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, जी। ठीक है। अब आप साउथ में चले जाओ तो साउथ में आप उनसे हिंदी बोलो तो वो बताएंगे कि हिंदी क्या है, तो उनकी तो हिंदी मतलब कहने का कि हर बंदे की ना एक जो उसकी अपनी माँ बोली होती है, हाँ जी। ठीक है, वो उसकी जुबान पे चढ़ी होती है, फिर ठीक है, आप उस पर वर्क करो। ये नहीं मैं कहता कि हिंदी नहीं ज़रूरी, मैं कहता हूँ कि हिंदी ज़रूरी है अगर आप एक हिंदी प्रोजेक्ट कर रहे हो, जी ठीक है। लेकिन आप उसको ये मत समझो कि मुझे अगर ये नहीं आती तो मैं एक्टर नहीं बन सकता। जी। एक्टर एक्सप्रेशन से है, फीलिंग से है, इमेजिनेशन से, ठीक है, बाय लुक है। मैं अगेन कहूँगा कि हर बंदा एक्टर है, लेकिन हाँ, आप एक अच्छी हिंदी बोल लेते हो, अच्छी इंग्लिश बोल लेते हो, या और लैंग्वेज बोल लेते हो, तो आप एक्सप्लोर करते हो, जी ठीक है ना, आप सीखते हो, आप और आगे बढ़ते हो, जी। आपको फिर और अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। जी मतलब जी। कहीं ना कहीं करियर में आपके मैं कहूँगा कि अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाते हैं। अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं, तो वो ज़रूरी भी है। जी। लेकिन इसको बैरियर मत बनाओ। मैं बार बार कहूँगा कि
नहीं आती तो कोई बात नहीं, सीखो। मैं भी सीख रहा हूँ अभी तक, मुझे भी हिंदी नहीं आती, क्लियरली बोलता हूँ मैं, और मैं सबके सामने बोलता हूँ मुझे हिंदी नहीं आती, कोशिश करता हूँ बोलने की, सीखता हूँ, ठीक है, क्योंकि इंसान जब तक ऊपर नहीं चला और आपने जाता। कितने हिंदी प्रोजेक्ट्स किए हैं, और हाँ। यहाँ मुंबई आने के बाद भी कितने हिंदी प्रोजेक्ट्स किए हैं। ये तो ऐसे डरने की जरूरत नहीं है, पंजाबी जो अपने पंजाब के आर्टिस्ट हैं कि यार मैं जहाँ हिंदी नहीं बोल किसी और सकता। भी प्रदेश से हैं तो ये मत सोचे कि मुझे प्रॉपर हिंदी नहीं आती तो मुझे काम नहीं मिलेगा, भाई काम सबको मिलेगा, बस आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, डेडिकेशन होनी चाहिए, काम मिलता है। डग्गा जी, अपनी थोड़ा लव लाइफ के बारे में बताइए, कैसे रहे आपके वो प्यार मोहब्बत वाले दिन, और कैसे रहे हैं आपके जवानी के। जवानी के दिन ऐसा था शुभम जी कि जवानी, हमारे समय में जवानी कुछ और हुआ करती थी, आज का समय चेंज हो गया, आजकल की रिलेशनशिप चेंज हो गई हैं, है ना, आपको पता ही है कि कैसे जो आजकल के लड़के लड़कियां हैं उनकी रिलेशनशिप क्या है। तो हमारे समय में बड़ा ना एक लॉयल्टी होती थी। ये तो है। वैसे मैं आपको बताऊं कि मेरी लव मैरिज हुई है। अरे वाह। मेरी वाइफ का नाम है अमृत, अमृत कौर। हमारा लव फिर स्टार्ट हुआ था 1998 में। तो क्या कॉलेज टाइम था वो? मैं थिएटर किया करता था, अच्छा। तो थिएटर में हमारी एक को आर्टिस्ट थी, तो अमृत उनकी सहेली थी। अच्छा। तो ऐसे ही बस जब प्ले होते थे तो वो आते थे देखने के लिए, तो बस ऐसे ही कहानी जो है शुरू हो गई। अच्छा, वो आर्टिस्ट नहीं थे? नहीं, वो आर्टिस्ट नहीं, वो वो कोई आर्टिस्ट थी, उनकी दोस्त थी, वो बस प्ले देखने आती। तो बातचीत कैसे शुरू हुई उनसे? ये बातचीत तब तब जो बातचीत होती थी ना, वो थोड़ी शर्म भी होती थी, सब चीजें, है ना। तो बस लगा कि मतलब ऐसे ही फ्रेंडशिप हुई, फ्रेंडशिप से वो प्यार में बदल गया, और हमारा 6.5 साल अफेयर चला। और चला मतलब क्या, आप शादी हो गई हो तो चल ही रहा है? मतलब चला इन द सेंस कि 6.5 साल बाद अफेयर चला, 6.5 साल, उसके बाद हमारी शादी। तो कोई मतलब दिक्कत तो नहीं आई फैमिली की तरफ से कि नहीं करनी है? नहीं, दिक्कत तो आई क्योंकि अमृत जो है वो सिख फैमिली से थी, मैं हिंदू फैमिली को बिलोंग करता हूँ। प्रॉब्लम्स तो बहुत आई, लेकिन डटे रहे और बस हो गई मैरिज। अरे वाह। बहुत अच्छा। तो अब कैसा चल रहा है आपका? मतलब सपोर्ट करते हो आप तभी आप यहाँ हो? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, मतलब स्पॉट ये कह लो कि आज मैं जो कुछ भी हूं ना, मैं अपनी वाइफ की बदौलत हूं। मतलब आज तक स्पोर्ट तो एक बड़ी छोटी सी चीज है अगर हम बोले, मतलब जो भी आप देख रहे हैं, जो भी मैंने काम किया है, या मतलब कह लो मेरी बैकबोन है, मैं उन्हीं के कारण हूं। और ये हमने देखा भी है कि जितने आज तक आर्टिस्ट बने हैं, सबके पीछे एक फीमेल का हाथ तो जरूर। बिल्कुल। स्ट्रगलिंग टाइम में अगर कोई मिल जाए तो भाई। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि आपकी स्ट्रगल के साथ साथ ना, जब आप मेहनत कर रहे होते हो तो आपके साथ आपकी फैमिली भी मेहनत करती है, ठीक है ना, आप अपने सपनों को जी रहे होते हो, लेकिन जो आपकी फैमिली होती है उनके अपने अलग सपने हैं, ठीक है ना, वो अपने सपनों को मार के आपके सपनों को जिंदा रखते हैं। तो हमारी स्ट्रगल से ज्यादा हमारे घर वालों की, हमारी फैमिली की स्ट्रगल होती है, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट आपको पता ही है कि आज अच्छे दिन है तो कल थोड़े से उतार चढ़ाव सारी लोगों के जिंदगी में आते हैं, लेकिन आर्टिस्ट की लाइफ में उतार चढ़ाव ज्यादा रहते हैं, है ना, आप समझ सकते हो। उस टाइम पे कोई घर से सपोर्टिंग मिले ऐसे ऐसे वाइफ तो बंदा कुछ ना कुछ आगे बढ़ता ही रहता है। बिल्कुल, अच्छी बात है। बिल्कुल। और स्पोर्ट के साथ साथ जो होता है ना कि एक पंजाबी च कहते हैं हल्ला शेरी, अच्छा। कि तू कर, मैं हूँ, मैं देख लूंगी, मैं बैठी हूँ पीछे, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कोई पैसे की दिक्कत, कभी कोई मतलब कभी आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि वो मेरे साथ ना खड़ी। तो आपके बच्चे कितने हैं? मेरी एक ही बेटी है, और वो क्या करते हैं? वो अभी डिग्री कर रही है VFX एनिमेशन, अरे वाह। यही मुंबई MIT यूनिवर्सिटी। तो उनको भी मतलब इसी लाइन? हाँ,
देखो बाकी तो परमात्मा जानता है कि क्या है, लेकिन ठीक है, वो उसकी अपनी लाइफ है, उसके अपने डिसीजंस हैं। मतलब कभी थोपा नहीं कि तू ये करेगी, तू ये, हमने उसे बोला कि तू जो करना चाहती है लाइफ में कर, ठीक है ना। उसका इंटरेस्ट इधर ही था, तो कहती पापा मैं वीएफएक्स में, एडिटिंग में ऑलरेडी उसका हाथ अच्छा है। उसने बोला कि मैं वीएफएक्स करना चाहती हूँ, वीएफएक्स कर रही है। सही है। अभी स्टडी चल रही है उसकी। और आपको मतलब कभी मिस करते हो जब शूट पे होते हो? फैमिली को तो बंदा हमेशा ही मिस करता है। अब यहाँ पे भी आपको पता है कि मैं अकेला ही रह रहा हूँ मुंबई में, मिस तो होता है। फिर उनको अच्छा लग रहा होगा कि हाँ यार मुंबई तक पहुंच गए, इतना लंबा सफर करते हुए, जो सोचा था आज वो हो रहा है। हाँ देखो, खुशी उनसे ज्यादा, बल्कि मुझसे ज्यादा भी खुशी उनको ही होती है। ये बात तो बिल्कुल सही है। क्योंकि भाई एक स्ट्रगलिंग टाइम में वो आपके साथ थे तब से लेकर, वो देख रहे हैं आपकी ग्रोथ करते, और आप कितना अच्छा काम करते, कितने प्रोजेक्ट्स कर लिए हैं आपने, कितना अच्छा तो लगता ही है। हाँ अच्छा लगता है, वाइफ का साथ, ऊपर वाले का साथ, बस उसकी बदौलत सब चीजें हैं। और लगे हुए हैं अभी तो। मैं सोचता हूँ कि ये स्टार्टिंग है, क्योंकि लाइफ में कभी स्ट्रगल खत्म नहीं होती। हाँ, और आप कभी भी कुछ कह लो कि एक होता है ना अंदर चाह होती है कि मैं ये करूँ, मैं वो करूँ। स्ट्रगल के भी ना जो है लेवल चेंज होते चले जाते हैं। जब आप स्टार्ट करते एक अलग लेवल होता है, जब थोड़ा सा काम कर लेते हो एक अलग लेवल हो जाता है, जब आप और थोड़ा सा ज्यादा काम कर लेते हो तो फिर लेवल बढ़ जाता है स्ट्रगल का। तो चल रही है बस ऐसे ही। तो डग्गा साहब, आपका मुंबई आने का जो सपना था बहुत सालों बाद पूरा हुआ, लेकिन कैसे प्लान बना आपका यहाँ आने का? एक आर्टिस्ट का सपना होता है मुंबई आना। जब हमने एक्टिंग शुरू करी तब से ही था कि मुंबई जाना है, मुंबई जाना है। लेकिन कुछ घर की आपकी जिम्मेदारियां होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो आपको घर से निकलने नहीं देती, ठीक है ना। तो ऐसा एक समय आ गया। मुंबई वैसे मैं पहले आता जाता था किसी प्रोजेक्ट को लेके, कभी कास्टिंग को लेके। अभी जैसे मैं पहले फिल्म डायरेक्ट कर रहा तो था। फर्स्ट टाइम आप कब आए थे आप? मुंबई में फर्स्ट टाइम आया था 2002 2002 अच्छा। 2-3 के करीब की बात। तो तब एक घूमने फिरने वाली बात थी, मतलब काम के रिलेटेड नहीं थे हम। फिर उसके बाद आना जाना लगा रहा, कभी 10 दिन, कभी 15 दिन, कभी तो ऐसे। तो अभी क्या हुआ कि जब मैं शो कर रहा था बादल पे पाँव है, वो फिनिश हुआ और पंजाब में अभी मेरे पास कोई प्रोजेक्ट था नहीं। तो मुझे था कि अगर वहाँ पे भी थोड़ा फ्री बैठना है तो क्यों ना एक्सप्लोर किया जाए। मुंबई चलते हैं, मुंबई चल के कुछ देखते हैं कि वहाँ काम कैसे चल रहा है ना आजकल जैसे। क्योंकि तकरीबन क्या था कि लोग बोलते थे कि यार आप मुंबई चलो ना, मुंबई चलो बड़ा काम है, मुंबई चलो आपके लिए बड़ा काम है। तो वो एक अंदर था कि हाँ चलो, लोग बोलते हैं चलकर देखे तो सही, एक्सप्लोर तो करें, एक्सप्लोर करके ही पता है ना, कि टाइम यूटिलाइज करें, टाइम को व्यर्थ ना करें कि हाँ। क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट शुरू होना था, अभी 2-3 महीने का टाइम था उसमें, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, 2-3 महीने घर पे भी बैठना है तो क्यों नहीं मुंबई चलते। तो ऐसे फिर मेरा यहाँ मुंबई आना। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मतलब यहाँ पे कितनी भाग दौड़ है एक आर्टिस्ट के लिए, कि एक मुंबई एक्सपीरियंस आर्टिस्ट के लिए और एक फ्रेशर के लिए? देखिए, भाग दौड़ की मैं बात अगर बोलूँ, फ्रेशर और एक जो ऑलरेडी काम कर रहा है आर्टिस्ट, भाग दौड़ दोनों के लिए सेम। जो एक स्टैब्लिश एक्टर है उसको कुछ और बड़ा करना है, ठीक है, उसके लिए वो भाग दौड़ है। जो एक फ्रेशर है उसको अभी स्टार्टअप करना है, उसके लिए वो भाग दौड़ है, ठीक है। तो जो ऑलरेडी आर्टिस्ट है उसके पास क्या है कि कुछ लिंक्स होते हैं, जैसे मेरे पास कुछ लिंक्स थे, ठीक है। तो वो स्ट्रगल, जैसे मैंने पहले भी बताया कि स्ट्रगल, उस स्ट्रगल लेवल का फर्क हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। तो भागदौड़ की अगर मैं बात करूं, अगर लाइफ में भागदौड़ है तो आपकी लाइफ है। जिस दिन भागदौड़ खत्म होगी लाइफ खत्म हो जाएगी। तो मतलब लिंक्स कितने इंपॉर्टेंट है, कि अगर इंसान आए तो कुछ जानकार होने जरूरी है? बिल्कुल, मैं मानता हूं कि इजी हो जाता है काम मिलना? थोड़ा इजी हो जाता है। इजी इन द सेंस ऐसा है कि
हमें पता होता है कि कहाँ से क्या निकल सकता है। अभी एक फ्रेशर है, अगर ये फ्रेशर आता है तो उसको अगर पता ही नहीं है कि काम होना कैसे है, हम लोग कहाँ पे जाएं, क्या करें, कैसे स्ट्रगल करें, ठीक है ना। तो अगर एक आर्टिस्ट ऑलरेडी लिंक्स पे है, सब चीज़ें हैं, तो उसको पता है कि हाँ काम ऐसे मिलेगा, मुझे यहाँ जाना चाहिए, मुझे ये करना है। तो फर्क तो है दोनों चीज़। तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि जो मुंबई आते हैं तो मतलब पहले अपना थिएटर वगैरह करने के बाद, कुछ काम करने के बाद फिर उनको यहाँ आना चाहिए? मैं ये मानता हूँ कि अगर आप मुंबई आ रहे हो तो कम से कम आप तैयारी के साथ, तैयारी इन द सेंस कि कुछ तो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, इंस्टाग्राम पे हर जगह बड़ी चीज़ें हैं, वहाँ से बड़ी हेल्पफुल चीज़ें हैं। जैसे यूट्यूब के ऊपर लोग वीडियोस डालते रहते हैं, जैसे रामनगर के बारे में, मुंबई के बारे में, यूहू के बारे में, या ऑफिस के बारे में। तो कम से कम उनको जो नया आर्टिस्ट अगर मुंबई आना चाहता है तो कम से कम वो वीडियोस जरूर देखे, ताकि उनको पता चले कि हाँ, कि मुंबई में कहाँ पे क्या है, कहाँ पे हम जाके स्ट्रगल कर सकते हैं, कहाँ पे हम किसी से काम मांग सकते हैं, है ना, या मुंबई में काम होता कैसे। क्योंकि आजकल बहुत सारी वीडियोस हैं। जो हमारे ज़माने में अलग था, हमारे ज़माने में सोशल मीडिया ही नहीं था, है ना। लोग जोड़ा उठाते थे और चल मुंबई, ट्रेन पकड़ी चल मुंबई, लेकिन मुंबई आके करना क्या है वो पता नहीं किसी को, ठीक है ना। आज जैसे हम लोग ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, है ना, हम व्लॉग बनाते हैं, सब चीज़ें, तो आजकल चीज़ें थोड़ी सी आसान हो गई कि कम से कम लोगों को हर चीज़ दिखती रहती है। अच्छा वहाँ पे ऐसे है ना। आपको कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि यहाँ आके आपको अगर यहाँ से जुहू जाना है तो कैसे जाना है। और प्रोफाइल भेजना हाँ, कितना प्रोफाइल। आसान। आपके टाइम में एक फोटो लेके डायरेक्टर के पास जाना पड़ता तब था। पोर्टफोलियो करवाने होते थे, ठीक है ना। फोटो खिंचवाओ, फिर वो फोटो, मान लो आज आप फोटो दे आए हो एक प्रोडक्शन हाउस में जाके, उसके बाद फिर महीने बाद आपकी लुक चेंज हो जाती थी, फिर आपको नया पोर्टफोलियो, नई फोटोज जाकर देनी होती थी, तो वो स्ट्रगल ज़्यादा था। आजकल क्या हो गया, कोरोना के बाद तो ऐसा हो गया कि आप घर बैठकर, ठीक है, अपना प्रोफाइल बेचते रहो, है ना। आपको ऐसा नहीं है कि ऑफिस में जाना है, ऑफिस में जाने का रिवाज जो खत्म हो गया है वो, ठीक है। ऑडिशंस के लिए कभी कोई बुलाता है तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आजकल मैक्सिमम ऑडिशंस भी जो है वो घर से होने शुरू हो गए ना। और मैंने यहाँ देखा है कि मुंबई में अप्रोक्स सबके घर में, सबके ऑडिशंस के लिए सेटअप लगे, लाइट है, पर्दा है, ठीक है, ऑडिशंस बनाते हैं, भेजते हैं। तो अब स्ट्रगल थोड़ी सी अलग तरीके से होगी।